चलो देखो। साउंड आ रहा है ऑनलाइन वालों को? हेलो। साउंड अगर आ रहा है तो एक बार मुझे कंफर्म करा दो, फिर शुरू करता हूँ लेक्चर को। ठीक है। देखो अभी थोड़ा लेट हो गया। वो मेरी टीचर आई थी कॉलेज में जब मुझे पढ़ाती थी, तो वो मिलने के लिए आई थी। वो इसके लिए वो भी ऐसे टाइम पे आई, शुरू करने ही वाला था क्लास और वो आई। अगर 10 मिनट पहले भी आती तो भी बात हो जाती। पूरे दिन खाली था, दिन में कभी भी आती तो भी, लेकिन उनका टाइम भी वही था जो अपने क्लास का था, 5:15 बजे। मैं आया भी यहाँ पे, मैं बोला चलो चालू करता हूँ, उतने में फिर वो आ गई, इसलिए लेट हो गया थोड़ा। देखो अभी हमें आज सी प्लस प्लस के बारे में देखना है। वैसे हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या क्या हमें सी प्लस प्लस में पढ़ना है। और यदि आपको सी लैंग्वेज नहीं भी आती तो कोई टेंशन की बात नहीं है ज़्यादा। और हिस्ट्री क्या थी सी प्लस प्लस को, किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, इन सबको समझते हैं। पहले मैं बता देता हूं कि सी प्लस प्लस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। समझेंगे अभी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पाइथन हमने पढ़ी भी है, जहां हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को शुरू भी किया है। यहाँ पे तो बड़ी आसान कंसेप्ट है, आएगी अभी हमें समझ में आगे। दूसरी चीज ये बताना है मुझे कि 1979 में सी प्लस प्लस को बनाया गया, और ये उसी जगह पे बनाई गई जहां सी लैंग्वेज बनाई गई थी। मतलब बेल लेबोरेटरी एक लैब थी, एक कंपनी है AT&T नाम की, उस कंपनी के अंदर एक लैब थी बेल, जहां पे ये सारा काम किया जाता था, डेवलपमेंट का, नई चीजों को बनाने का। और उसी जगह पे इन्होंने, और ये कंपनी यूएस में थी, उसी कंपनी के अंदर बेल लेबोरेटरी में बी जार्न जिन्होंने बनाया था, जार्न भी बोला जाता है, स्ट्रोस्ट्रप इन्होंने बनाया था। इन्होंने सी प्लस प्लस लैंग्वेज को बना दिया। दूसरी चीज ये ना पीएचडी कर रहे थे 1974 में, ये वहां आए थे पीएचडी करने के लिए, अपनी थीसिस लिख रहे थे। रिसर्च करना पड़ता है हमें, तो ये उस समय बहुत कम उम्र थी इनकी, कॉलेज के बाद की बात है जब ये पीएचडी कर रहे थे। और उसके बाद इन्होंने 72 में तो सी लैंग्वेज बनी गई थी, डेनिस रिची ने बनाई थी। तो इन्होंने उस लैंग्वेज को देखा भी और उनसे बात भी की डेनिस रिची से, और उन्हें ऐसा लगा कि इस लैंग्वेज में कुछ कमी उन्हें लग रही है, कि जिसे सुधार कर थोड़ा या फिर इम्प्रूव करके थोड़ा और एक अच्छी लैंग्वेज को बनाया जा सकता है। तो इन्होंने वही किया और 79 में इन्होंने लैंग्वेज बना दी सी प्लस प्लस। कॉलेज के बाद की बात है। अभी भी ये इंस्टाग्राम यूट्यूब पे लाइव आते हैं और सी प्लस प्लस के बारे में बताते हैं, उसके नए अपडेट्स अगर कभी आते हैं तो उसके बारे में बताते हैं। वैसे सी प्लस प्लस हर 3 साल में अपडेट निकालता है, जैसे 2017 में आया था, 2020 में, 2023 में, उसके पहले 2014 में, 2011 में, आईएसओ स्टैंडर्ड 11 बोलते हैं जिसे, 98 में आया था। ऐसे अपडेट्स निकाले जाते हैं, तो ये उसमें बताते हैं। और जो दूसरे थे सी लैंग्वेज वाले, डेनिस रिची, वो अब नहीं है इस दुनिया में, इसलिए लाइव नहीं कर पाते वो। अगर वो होते तो उन्होंने भी लाइव किया होता। तो ये है, तो अभी ये कर लेते हैं लाइव। दूसरी चीज ये कि अब सी प्लस प्लस में बना क्या क्या है। पहली बात तो इसका नाम सी प्लस प्लस था ही नहीं, ना ही इन्होंने सोचा था कि मैं सी प्लस प्लस नाम रखूंगा। इन्होंने रखा था सी विथ क्लासेस। सी लैंग्वेज को इंप्रूव करके उसमें क्लासेस नाम की कंसेप्ट को ऐड किया था। तो इन्होंने सोचा सी है तो सी विथ क्लासेस कहा जाए। लेकिन उस समय ऐसा दौर चला था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम एक वर्ड के हुआ करते थे, ऐसा समय था।
कोई भी, फोर्ट्रान है, अल्गोल है, सेट है, एबीसी है, आप जितना सुने हो, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, जे क्वेरी, एचटीएमएल, ये सब सबका सिंगल ही नाम है। गो लैंग्वेज, रस्ट लैंग्वेज, आर लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, C++ है, जावा है, सब जनरली, मतलब हो सकता है 2 वर्ड वाली भी कोई लैंग्वेज हो, तो आप बोल सकते हो कि ये तो है, तो जो है वो छोड़ दो, लेकिन लगभग। तो इन्होंने वही सोचा कि इसका नाम, इन्होंने उसका नाम बदला 1983 या 2 में बदला था शायद, C++ कर दिया था, और 84 में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, दुनिया के सामने लाया। क्या होता है कि आप बनाते हो अलग बात है, लेकिन लोगों के सामने कब लाते हो ये अलग है, दोनों में फर्क है। तो बन गई थी 79 में ही, बनी कब ये अलग बात है, मिली कब लोगों को ये अलग बात है। तो ये C++ जो डिस्ट्रीब्यूट हुई थी वो 84 में हुई थी, ध्यान रखना इसको। उसके बाद C++ में आखिर में बना क्या क्या, मैं फीचर्स के बारे में बात करूंगा और सिलेबस तो बताऊंगा ही आपको कि मैं आगे हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, बस आपको बता देता हूं। C++ में बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाए गए हैं, और C++ को वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली लैंग्वेज में चौथे नंबर पे आती है C++। आज भी C++ का बहुत यूज होता है, हमारे देश में कम यूज हमें दिखाई देता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है, लेकिन C++ को वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चौथे नंबर की यूज की। हाँ, क्या होता है कि ये जो मैं बता रहा हूं वर्ल्ड में चौथे नंबर की, मैं किसी के घर में जा जाके पूछता नहीं हूं कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज करते हो, C++, आप कौन सी करते हो, पाइथन, या फिर कंपनीज भी ये नहीं करती। मैं जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, जिस कंपनी ने बताया है, अलग अलग कंपनीज होती है, वो क्या करती है, गूगल पे सबसे ज्यादा किस लैंग्वेज को सर्च किया जा रहा है उससे तय करती है, या फिर जो अलग अलग वेबसाइट्स होती है जहां प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट इस समय किस लैंग्वेज में बनाए जा रहे हैं इससे, या फिर सबसे ज्यादा डाउट्स किस लैंग्वेज के ऊपर पूछे जा रहे हैं। अलग अलग तरीका होता है मापने का कि किसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो एक कंपनी के हिसाब से उसे ऐसा लगता है कि C++ चौथे नंबर पे। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं, जितने भी एडोबी के सॉफ्टवेयर्स हैं सारे के सारे C++ में बने हैं। आपने फोटोशॉप सुना होगा, आपने प्रीमियर प्रो टाइप का एक सॉफ्टवेयर आता है वीडियो एडिटिंग का, वो सुना होगा, रीडर सुना होगा, इसी कंपनी का रीडर आता है। ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं उनके, 12-13, ज्यादा हो सकते हैं, अभी मैंने 12-13 पढ़े थे, ज्यादा भी होंगे, सारे C++ में बने हैं। उसके बाद जितने भी ब्राउजर्स आप जानते हो लगभग सारे के सारे C++ में बने हैं। हाँ, दूसरी लैंग्वेज को भी वहां यूज किया, लेकिन C++, जैसे गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, सफारी भी एक ब्राउजर है, आप लोगों ने सुना होगा। लगभग सारे C++, क्योंकि बहुत फास्ट है, पाइथन से तो बहुत ज्यादा फास्ट है। स्पीड की भी बात होती है, स्पीड भी देखा जाता है। जितने भी गेम्स आप जानते हो, मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी, प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड, पबजी जो गेम है, और भी कई गेम्स, सारे C++ में बने हैं। मतलब ये इतना फास्ट है, आप जो गेम खेलते हो वो C++ में बनाया गया गेम है। आप उसके कोड को चेक कर सकते हो कि पबजी ये गेम किस लैंग्वेज में बना है, तो भी आपको पता चल जाएगा। देख सकते हो कॉल ऑफ ड्यूटी, बहुत सारे गेम्स हैं, मैं तो 1-2 गेम की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन जितने भी गेम होते हैं जो चलते हैं ऑनलाइन, एक दूसरे से लोग कनेक्ट होके खेलते हैं, वो सब टाइप के, वो C++ में ही बनते हैं ज्यादातर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे, डॉटनेट में भी बनते हैं गेम्स। तो यूनिटी इंजन होता है, उसको यूज करके गेम्स बनाए जाते हैं, वो एक रेडीमेड इंजन आता है, उसको यूज करके गेम्स को बनाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, तो वो C++ में आ गए। सोचो कितना बड़ा एरिया इसने कवर किया। एक सॉफ्टवेयर है, इन्फोसिस ने बनाया शायद, फिनैकल, रुको, फिनैकल, बैंक्स में यूज होता है। आप किसी भी बैंक में जब जाते हो तो अपने पैसे को जब डिपॉजिट कराते हो या कोई भी ट्रांजेक्शन कराते हो, चेक देते हो, तो वो जो एंट्री करते हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, फिनैकल,
वो भी C++ में बना है। बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है ये, हर चीज को सेव करते रहता है, जैसे जैसे आप एंट्री करते रहते हो सेव भी करते रहता है कंटिन्यूस, या फिर उनका जो भी होगा। तो TCS ने बनाया है, ये भी C++ में। और भी है, IRCTC की वेबसाइट है, जो फास्ट चल सके वो लगभग C++ में बनाए गए हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, मुझे तो आधे याद भी नहीं है, मैं इतने सारे मैंने आपको बता दिए। मैं पाइथन में भी उससे भी ज्यादा एप्लीकेशन बता सकता हूँ जो बने हुए हैं। जावा में भी बता सकता हूँ, जैसे ट्विटर बना है जावा में, पाइथन में इंस्टाग्राम बना हुआ है, यूट्यूब बना है, पूरा नहीं कुछ हिस्सा। उसके बाद नेटफ्लिक्स बना है पाइथन में, स्पॉटिफाई बना है पाइथन में। ऐसे अलग अलग सब लैंग्वेज। देखो एप्लीकेशन का क्या काम है उस पे डिपेंड करता है कि कौन सी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए, ये डेवलपर तय करता है। डेवलपर के पास एक आदमी जाएगा, वो थोड़ी बोलेगा मेरे ऐप को आप C++ में बनाओ, उसको क्या पता C++ क्या होता है। तो जब वो उसके पास जाएगा, अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए, ट्रैफिक कितना भी आए स्मूथ रहनी चाहिए वेबसाइट, एक बार क्लिक कर दो तो वापस से पूरी लोड नहीं होनी चाहिए, उधर ही क्लिक करने पे एक नया पेज ओपन होना चाहिए, लोड वापस से नहीं होनी चाहिए। जैसे फेसबुक का एप्लीकेशन आप चलाते हो, मोबाइल वाला एप्लीकेशन, वो लोड नहीं होता, एक बार नोटिफिकेशन में क्लिक करो खुलता है, दबा दो फिर बंद हो जाता है, फिर दबा दो, नेट बंद भी रहा तो भी वो खुल जाता है। वो एक ही बार लोड होती है पूरी वेबसाइट। वो रिएक्ट में बनी हुई है, रिएक्ट जो है ऐसे ही काम करती है, एक साथ लोड कर लेती है। अभी आपको सिखाया जाएगा HTML CSS, तो उस समय आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलेगी, आपको आइडिया आएगा। फेसबुक ने बनाया रिएक्ट को, तो वो एक चीज है। तो सबका अपना अपना वो बाकी लोगों के ऊपर है। जैसे नासिक की बात करूं, मेरे पास जो आएगा वो बोलेगा मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए, लेकिन मेरा बजट बड़ा कम है। नासिक के हिसाब से बजट है मेरा, मतलब जैसे अब US का प्रोजेक्ट है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी वहां के लोगों के हिसाब से, यहाँ मेरा बजट कम है। मुझे 50,000 में एक एप्लीकेशन बनाना है जिसपे मैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकूं। मैं बोलूंगा नहीं बनेगा, लाइव स्ट्रीमिंग करना है तो उसके बहुत पैसे लगते हैं, मेन तो खर्चा वो होता है। बाकी एप्लीकेशन बनाने का तो जैसे मैंने अपने ऐप को सोचा था, तो उस समय बहुत ज्यादा कॉस्ट हो रही थी उसकी, तो ये प्रॉब्लम होती है। जैसे टीम्स वगैरह लाइव पे क्वालिटी भी अलग अलग, अभी हमारी क्वालिटी बहुत इंप्रूव होने वाली है, 1-2 दिन में अभी हो जाएगा। ऑनलाइन वालों की फुल HD हो जाएगी, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा लेक्चर और रियल फील होगा। फुल HD का वही फायदा है, एक नॉर्मल वर्जन में जब आप किसी वीडियो को देखते हो और एक फुल HD में देखते हो, तो एक फील अलग आता है उसका भी। तो मैं चाहता हूँ कि वो और अच्छा है, ऑनलाइन वालों को एकदम बेस्ट दे पाऊं। यूट्यूब पे तो 4K भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस जो होते हैं, लाइव की क्वालिटी बड़ी अलग होती है यूट्यूब पे। आप लोगों ने लाइव देखा होगा, जब मैं खुद लाइव आता हूँ वहां पे अलग थोड़ा सा फील आता है, साउंड क्वालिटी का, हर चीज का। यहाँ तक कि वहां पे साउंड अगर मैं रुक भी गया हूं तो वहां रुकता नहीं, बहुत प्रॉपर आता है, बहुत प्रॉपर। इंटरनेट स्लो है वहां पे, लेट जाता है, 2-3-4 मिनट लेट होता है, 2-3-4 मिनट नहीं, कम से कम 30 सेकंड लेट होता है। मैंने अभी यहाँ हेलो बोला तो वो 30 सेकंड के बाद सबको हेलो सुनाई देगा, इतना 15 या 30 सेकंड के रेंज में होता है। तो क्या करता है, पूरी आवाज को प्रोसेस करके फिर आगे देता है, क्योंकि उसकी भी खासियत है, आपकी आवाज को सुनेगा यूट्यूब, फिर देखेगा आपने अच्छी बात बोली है तो ही वो आगे दिखाएगा। ये भी है लाइव में भी, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो या कोई कंटेंट आप गलत दिखा दो, नहीं। यूट्यूब को जैसे ही वो प्रोसेसिंग करता है और फिर आगे दिखाता है, तो प्रोसेस बड़ा अच्छा करता है, और उसी में अगर कोई गलत कंटेंट आ गया तो रुक जाएगा, चैनल बैन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप देखते हो कि गलत कंटेंट आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। क्योंकि जब मैं खुद वीडियो अपलोड करता हूं, मुझे अपलोड करने में मान लेते हैं, अभी 55 GB का मैंने वीडियो डाला उस दिन, फुल जो वीडियो था 18 घंटे का, तो वो अपलोड होने में तो बड़ा समय लगेगा ही, अपलोड हो गया, प्रोसेसिंग होने में कम से कम 2.5-2 घंटे तो लग जाते हैं, प्रोसेसिंग होने में पूरा। वो ना पूरा 18 घंटे को पढ़ता है सॉफ्टवेयर, क्या इन्होंने सब कुछ अच्छे से बोला है, सब कुछ मतलब कोई गलत शब्द तो नहीं है,
वो सारे कीवर्ड्स रेडी होते हैं। अगर ऐसा कोई शब्द आ गया या ऐसी कोई इमेज आ गई जो इमेज सही नहीं है, उसको हटा देता है, फिर वो वीडियो नहीं अपलोड करने देता, वो फेल्ड आ जाता है। अब आप बोलोगे इमेज कैसे पता चल जाता है उसको? हर इमेज जो है ना, उसको बाइनरी नंबर होते, बाइनरी नंबर सिस्टम है, उसी से सब इमेज बनती, बाइनरी फाइल ही होती है, इमेज भी बाइनरी फाइल है। तो जैसे आसमान को दिखाना है यदि, तो उसका कोई ना कोई नंबर है कि उसमें आकाश दिखाई दे रहा है, तो बाइनरी में वो कन्वर्ट होने पे ऐसा उसका कलर और ये सारी चीजों से होता है। तो ऐसे कंटेंट जो गलत है, वो उनका भी बाइनरी कोड है। तो जब वैसे टाइप का कंटेंट अपलोड होगा तो वो नहीं वो करने वाला। वहां क्या कोई आदमी बैठा थोड़ी है कि एक कोई वीडियो अपलोड करेगा तो पहले वो देखेगा, हाँ सब कुछ सही है तो आगे जाएगा। इतना समय कहाँ है, लाखों लोग तो एक साथ अपलोड कर रहे होंगे। अभी भी हम बात कर रहे हैं, कितने लोग अपलोडिंग कर रहे होंगे। तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये चीज है। तो ऐसी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, जो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो अलग अलग वेबसाइट्स को बनाती हैं। पहले फेसबुक पीएचपी में था, अभी रिएक्ट में बन चुका है। पहले पीएचपी में था, पुराने पेज जो होते थे फेसबुक के वो। तो अभी बदल गया, धीरे धीरे नई नई चीजें आ गई। अब देखो आगे सी प्लस प्लस में हमें क्या क्या पढ़ना है वो बता रहा हूं। सबसे पहले मैं पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को फंक्शंस। ये वैसे सी लैंग्वेज में भी है, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा आपको एक बार। उसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होने के बाद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है ये बताऊंगा। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट होने के बाद स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं, स्टैटिक मेंबर वेरिएबल, स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ये सब क्या होता है, इसको काफी अच्छे से समझाऊंगा मैं आप लोगों को। उसके बाद कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स वगैरह सब उसमें आ जाएगा, कंस्ट्रक्टर और उसके टाइप्स। उसके उसके बाद डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर हो जाने के बाद इनहेरिटर, बाद में आगे इनहेरिटेंस यूजिंग कंस्ट्रक्टर, ये भी एक टॉपिक है, ये भी इसी के अंदर पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। देन फ्रेंड फंक्शन, उसमें भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। इनलाइन फंक्शन, उसके बाद आता है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक टॉपिक है। देख लो, जैसे बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि क्या क्या कवर होने वाला है, तो मैं लिख दे रहा हूँ जैसे मुझे जो जो याद आ रहा है। पढ़ाऊंगा तो इससे ज्यादा ही, लेकिन जो भी याद आ रहा है। फिर उसके बाद है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग अलग है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। बाइनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग, फिर यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग, अलग अलग ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग होती है। फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग फ्रेंड फंक्शन भी एक टॉपिक है, फ्रेंड पढ़ा दूंगा उसके बाद ही तो पढ़ा पाऊंगा। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, ये भी एक कंसेप्ट है, वो भी बता दूंगा आपको। उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, ये भी एक कंसेप्ट है। फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग अलग चीज हो गई, फंक्शन ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग ये अलग कंसेप्ट है। और हाइडिंग भी होता है पाइथन में, हाइडिंग। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट क्लास, वर्चुअल फंक्शन, उसके वर्चुअल फंक्शन के पहले ही बताने वाला था, दिस कीवर्ड, दिस कीवर्ड, फिर वर्चुअल फंक्शन। उसके बाद न्यू एंड डिलीट कीवर्ड, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन जिसे कहा जाता है इन सी प्लस प्लस। सी की तो सारी चीजें सपोर्ट करता है ये सी प्लस प्लस, मैलॉक कैलॉक सी लैंग्वेज में था, वो ये भी सपोर्ट करता है। उसके बाद न्यू एंड डिलीट हो गया। उसके बाद आता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट क्लास ये भी काफी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाने के बाद फाइल हैंडलिंग है,
फाइल हैंडलिंग में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फाइल एफ स्ट्रीम, इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम, अलग अलग क्लासेस होती हैं उसमें। सीक जी, सीक पी, टेल जी, टेल पी, अब पूरा चैप्टर ही आ जाता है तो उसमें बहुत कुछ कवर हो जाता है, तो वो सारी चीजें आ जाती है। उसके बाद आता है फंक्शन टेम्पलेट, क्लास टेम्पलेट। ये सारे चैप्टर्स के ही नाम बता रहा हूं मैं, हो जाते हैं वैसे। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जिसके अंदर एरे क्लास क्या है, उसके बाद वेक्टर आ जाता है, लिस्ट आता है, मैप आता है, सेट क्लास आती है, उसके बाद स्ट्रिंग क्लास आती है, उसके बाद टपल क्लास आती है, पेयर क्लास आती है, ऐसे अलग अलग क्लास आते हैं। तो ये सारा इस चैप्टर के अंदर ऐसे टाइप का पूरा सिलेबस होता है सी प्लस प्लस का। मुझे लगता है यदि आप अपने किताब में देखोगे, जैसे जो कॉलेज वाले हैं, उनको ऐसा लगेगा कि हाँ सर सब कुछ पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लगभग सब कवर हो ही जाएगा मेरे तरफ से, इसलिए आप उसका टेंशन मत लेना। बस एक चीज और समझ लो, मुझे ये बताना आप लोगों को, जैसे आप अपने को जो सॉफ्टवेयर यूज करना, जहां प्रोग्राम टाइप करने हैं, वो कोड ब्लॉक्स यूज करने वाले हैं हम। आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कोड ब्लॉक्स सॉफ्टवेयर डाउनलोड, बस। सी लैंग्वेज के लिए भी यही हम यूज करते हैं, सी प्लस प्लस के लिए भी हम यही यूज करने वाले हैं, तो आप उसका कोई टेंशन नहीं है। वो सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। यदि नहीं मिला, कोडिंग सीखो ऐप पे जाओ, ऐप पे जाने के बाद आप वहां पे ढूंढोगे ना, स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर। हाँ, वो सॉफ्टवेयर ऐसा है कि अगर आपका कंप्यूटर विंडोज 7 भी है तो भी चलेगा, जो मैंने ऐप के ऊपर रखा है, क्योंकि यहां से डाउनलोड करोगे लेटेस्ट वाले हो जाएंगे डाउनलोड। वो सपोर्ट नहीं करते विंडोज 7 को, 10 और 11 को करते हैं। अगर आपका कंप्यूटर पुराना है तो वहां पे भी काम आ जाएगा। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन से, या फिर टेलीग्राम पे हमारा चैनल है जो मैं यूज नहीं करता, मतलब उस पर कंटेंट वगैरह नहीं डालता। उस चैनल पे भी अगर आप जाओगे तो वहां उस चैनल पे कोडिंग सीखो नाम का चैनल आपको मिल जाएगा। बहुत ऊपर आपको जाना पड़ेगा, कोड ब्लॉक्स एप्लीकेशन आपको वहां मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब मोबाइल से करोगे ऐप को डाउनलोड, तो आपको फिर लैपटॉप में डालना पड़ेगा यूएसबी के थ्रू, या आप अपने दूसरे तरीके से कैसे भी डालोगे, या ड्राइव के थ्रू, ड्राइव पे अपलोड करोगे, बाद में लैपटॉप पे देख लोगे, वैसे भी कर सकते हो। या तो सीधा सीधा यहाँ सर्च कर दो कोड ब्लॉक्स डाउनलोड, तुरंत डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे। हाँ, जो लोग 20 दिन बाद आए हैं वो भी कर सकते हैं लेक्चर, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला उसमें। हाँ, कोड ब्लॉक्स डाउनलोड आप ऐसे सर्च करके कोड ब्लॉक्स को डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से मिल जाएगा भी। ये yahoo.com है, कोड ब्लॉक्स, ये क्या डाउनलोड, पहली वेबसाइट आ जाएगी codeblocks.org। यहाँ जाओ, डाउनलोड द बाइनरी रिलीज पे क्लिक कर दो। विंडोज वाला है आपका लैपटॉप, कौन सा वाला है उस पर सेलेक्ट करो। और मैक है तो उसके लिए मैंने लेक्चर बताया है, एक बार बताया था कि कैसे करना है। उस टाइम पे कुछ नहीं करना है, फोर्थ वाला डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, फोर्थ MINGW सेटअप वाला। पहला दूसरा, पहला अगर डाउनलोड करोगे तो अलग से कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, क्या फायदा फिर। उससे अच्छा ये वाला करो, कंपाइलर अलग से करोगे ना, सेटअप का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, पाथ वगैरह सेट करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम होता है, वो नए बच्चों को नहीं जमता। आप फोर्थ वाला एक बार क्लिक करो, थोड़ी देर में डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, आप VS कोड यूज कर लो, उसको भी मैंने सिखाया हुआ है, मैंने एक बार लिंक भी दी थी। उसको सेटअप कैसे करना है यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, VS कोड सेटअप बाय विकास सिंह, तो भी मेरा कोई वीडियो मिल जाएगा, मैंने बहुत पहले बनाया था। और वो देख लोगे तो भी समझ जाओगे, आप वहां पे भी कर सकते हो। ये थोड़ा बेसिक पड़ता है, एकदम व्हाइट कलर का, वो भी होता है व्हाइट कलर का, ऐसा नहीं है, लेकिन ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी कोई भी यूज करो, जैसे हो सकता है कि आपको किसी से बात करना व्हाट्सएप पे अच्छा लगता है, हो सकता है आपको किसी से बात करना स्नैपचैट पे अच्छा लगता है, जहां मैसेजेस आप गायब कर सकते हो, या फिर हो मतलब
मतलब वो सॉफ्टवेयर अलग है। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा सॉफ्टवेयर चला रहे हो कि जिसपे किसी को पता ना चले कि मैं रात भर ऑनलाइन था, तो आप तीसरा सॉफ्टवेयर यूज करो, ऐसा हो सकता है। तो ये तो आपके ऊपर है। पहले हाइक करके एक एप्लीकेशन आता था, हाइक, वो मैंने बहुत चलाया है। एक एक लाइन करके एक एप्लीकेशन आता था, ग्रीन कलर का उसका लोगो था, लाइन नाम था, LINE। उसको भी बहुत चलाया मैंने। वी चैट बहुत चलाया मैंने। अभी पता नहीं, मैंने नहीं देखा, कभी ध्यान नहीं दिया। तो वो टाइम पे वो एप्लीकेशंस थे। बाद में कुछ चले, अब वही बोल रहा हूँ ना, कोड ब्लॉक्स चलाओ या VS कोड चलाओ, क्या फर्क पड़ता है, बात तो क्या करनी है जरूरी वो है हमारे लिए। तो इसलिए आप ऐसा नहीं सोच सकते कि हो सकता है वहां पे कोडिंग, आप टर्बो सी यूज कर लो, वो भी चलेगा। थोड़ा पुरानी स्क्रीन आएगी, पुराने समय में जो लोग कंप्यूटर जब सॉफ्टवेयर चलाते थे तो वो स्क्रीन हुआ करती थी 1998 में, 95 में, 97 में, 2002 में। उस समय टर्बो सी बहुत चलता था। ये सब तो बाद में आया। तो वो बड़ी पुरानी लगती स्क्रीन, नहीं तो मैं उसमें भी कोडिंग कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ये चीज हो गई। अभी मैं ऐसे ही एक फाइल बना रहा हूँ, hello.cpp, मैं अगले लेक्चर में ही बताने वाला था लेकिन बता देता हूं। यहां पे रूल ये है कि हेडर फाइल्स लिखना कंपलसरी है, इसीलिए मुझे लिखना पड़ेगा। सी लैंग्वेज में नहीं था, मैं कभी नहीं लिखता सी लैंग्वेज में, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया। हैश इंक्लूड, यहाँ आईओ स्ट्रीम नाम की एक हेडर फाइल है। पहले इसका नाम आईओ स्ट्रीम डॉट एच हुआ करता था, अब बदल के हो गया आईओ स्ट्रीम 2011 के बाद। 2011 के बाद मतलब बहुत समय हो गया है, लेकिन हमारे किताब में iostream.h हो सकता है। तो 2011 के पहले के बारे में बताया है उसमें, इसलिए तो वो मत यूज करना। अभी इस सॉफ्टवेयर में एरर आ जाएगी कि ये फाइल ऐसी कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो iostream ही लिखना, डॉट एच मत लिखना। हाँ, टर्बो सी में डॉट एच लिखना। टर्बो सी पुराना सॉफ्टवेयर, हाँ ये भी अच्छी चीज है, आपको याद भी रहेगा। वहां iostream.h लिखना। जब ये फाइल बनाई गई ना, नई वाली आयो स्ट्रीम, तो कुछ अपडेट किया गया था जो मैं कल बताने वाला हूं। उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, वो मैं अपने अगले लेक्चर में बताऊंगा क्या चेंजेस हुए हैं। क्योंकि फाइल जब उन्होंने चेंज किया, अपडेट किया, तो अंदर के कोड को चेंज किया। उन्होंने एक नई कंसेप्ट लाई, नेम स्पेस नाम की। अभी लिख रहा हूं मैं नेम स्पेस। हाँ, लेकिन ये क्या है, इसको कल मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, ये क्यों लिखा है। इसको कोई नहीं बताता। और ये भी एक मेन पार्ट मैं बता रहा हूं, जब मैं पढ़ाता हूं तो एक भी ऐसी चीज नहीं दिखनी चाहिए कि जो आपको ना पता हो। ये मैंने हमेशा, क्योंकि मुझे खुद टेंशन होता है कि ये चीज मैं बता रहा हूं लेकिन जब बच्चों को पता ही नहीं तो फायदा क्या उसका। तो पहले मैं अच्छे से समझ लेता हूं क्या है वो। मुझे भी नहीं पता था जब पहली बार शुरू किया होगा मैंने। तो मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च की और उन चीजों को पढ़ा, जो भी मैं पढ़ता था एक भी मिस नहीं। क्योंकि जब कोई भी चीज पढ़ो, समझ के पढ़ो, याद करके कभी नहीं कर सकते, कोडिंग तो बिल्कुल भी नहीं। आपको आगे बहुत प्रॉब्लम आएगा। एग्जाम तक ठीक है, चल जाएगा, जैसे एग्जाम में हम करते थे कि याद कर लेते थे प्रोग्राम को, कम से कम आधा तो प्रोग्राम याद ही कर लेते थे और एग्जाम दे देते थे। लेकिन नहीं करना चाहिए। भले मुझे ऐसा लगता है कि प्रोग्राम नहीं लिखोगे चलेगा, लेकिन करके जाओ तो समझ के जाओ। समझना जरूरी, ये पता बाद में चलता है, शुरुआत में हमें नहीं पता चलता। हम इतने सीरियस नहीं होते उस समय कॉलेज वगैरह में। हमें सिर्फ यही टेंशन होता है, बस पास होना है। क्योंकि पहला टेंशन ये है, क्योंकि घर वाले टेंशन दे रहे हैं, तो पास होना ये सबसे पहला टेंशन है। जब वो हो जाए तो टेंशन घर वाले देने लगते हैं, अब काम करेगा कि नहीं कुछ, मतलब ये, अरे यार अब तो जॉब का है, जॉब के लिए मैंने उस समय पढ़ाई नहीं की, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा। फिर से क्लास लगवाओ, यही सब करो, यही सब चालू हो जाएगा फिर से पूरा कोर्स करो। बहुत सारे बच्चे होता है ऐसा, उस टाइम पे नहीं हो पाता, या फिर कॉलेज में ध्यान नहीं देते, कॉलेज लेक्चर रेगुलर नहीं जाते, बाहर जाते हैं। ज्यादातर जैसे 95% से ज्यादा बच्चे घर से तो निकलते हैं कॉलेज जाने के लिए, लेकिन कॉलेज पहुंचते सिर्फ 50% है, बाकी के नहीं पहुंचते। मैं तो 50% ज्यादा बोल दिया, कम पहुंचते होंगे। मतलब एक क्लास में अगर 80 बच्चे हैं तो 10-20 आते हैं। हाँ, जहां स्ट्रिक्ट है कि अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करेंगे, उधर की बात अलग है। हाँ, उधर फिर आप जाओगे, क्योंकि आपको टेंशन है कि घर पे मैं निकल तो रोज रहा हूँ
और अब फिर बोलेंगे कि तू जाता किधर है, जाता सुबह है 9 बजे और आता रात को 9 बजे, तू कौन सी पढ़ाई कर रहा है कि हमको अब एक ही नोटबुक तेरी 3 साल से चल रही है, कौन सी पढ़ाई कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए फिर कि आप उसी नोटबुक में आपकी सी लैंग्वेज भी हो गई, C++ भी, जावा भी, और कॉलेज के मैथ्स जितने सब्जेक्ट थे, मतलब घर वाले वही सोचेंगे कि 10वीं तक तो हर साल में इसको कितने नोटबुक लेके देने पड़ते थे, लेकिन अभी एक नोटबुक में ऊपर से अब टाइमिंग इसका 12 घंटे का है, उसमें भी एक नोटबुक, और जो 3-3 साल चल जा रही है, ऐसा कैसे हो रहा है। तो उनको भी तो लगता है ना वो चीज। तो आज इतना ही बताऊंगा मैं, जो भी बताना था। बस इसके आगे मैं मेन लिखूंगा जहां से अपना प्रोग्राम शुरू होने वाला है, और यहाँ से प्रोग्राम मेरा स्टार्ट होगा, और मैं यहाँ लिखूंगा गेट CH। इसको मैं अपने अगले लेक्चर में समझाऊंगा डिटेल में, मैंने आखिर में ये क्यों लिखा है और हेडर फाइल्स में क्या चेंज हुआ है, उसको और अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, ऑनलाइन वालों को भी बाय। आज हम इतना ही देखने वाले हैं, बाकी हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। आप लोगों को समझ गया होगा, ठीक है। चलो बाय सबको।